नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज की क्लास में हम सभी जो पढ़ेंगे वह मॉडल पेपर पर बात कर रहे हैं। आप जान ही रहे होंगे कि हम सभी मॉडल पेपर के सेट पर बात कर रहे हैं और आज का जो क्लास होगा वह मॉडल पेपर 6 नंबर होगा, 6वां मॉडल पेपर होगा जो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। और आपको पता है कि एक ही क्लास में अब हम सब कुछ देखते हैं। हम सभी ने चैप्टर वाइज चीज़ों को पढ़ा, सीखा, समझा और बात करेंगे हम सभी इस पर कुछ प्रश्नों की श्रृंखला है जिसमें से 30 प्रश्न होंगे जो आप सभी के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे आप सीटेट का फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे आप सीटेट के सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे होंगे, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा यह सीरीज। और पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और इसके लिए आप सभी पढ़ें और बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से राइट आंसर बनेगा। चलते हैं, कथन की बात करते हैं। अगर बच्चे सही ढंग से नहीं सीख पाते, अगर वह अस्वस्थ और अल्पपोषित होते हैं। तर्क में कह रहा है विकास के सभी आयाम परस्पर रूप से जुड़े हुए हैं। शारीरिक विकास संज्ञान विकास को प्रभावित करता है। सही विकल्प को चुनिए। कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर व्याख्या करता है एक ही। ए और आर दोनों सही हैं, आर व्याख्या नहीं करता एक ही। ए सही है लेकिन आर गलत है और ए आर दोनों गलत हैं। देखिए, पहला प्रश्न जो आपसे दोस्त कह रहा है ना, वह आपसे कह रहा है कि भाई अस्वस्थ और आप अल्पपोषित की बात कर रहा है। अगर आप कह रहा कि सही तरीके से अगर बच्चा तब नहीं सीख पाता है जब अल्पपोषित होता है और अस्वस्थ होता है, तो आप जानते हैं भाई साहब एकदम बात सही है। भाई जब स्वस्थ बच्चा रहेगा ही नहीं तो आपको पता है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है, ऐसा आपने सुना होगा। अच्छा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कथन तो सही है। अगर तर्क की मैं बात कर लेता हूं, कर विकास के जो सारे आयाम हैं, जो डायमेंशन है विकास के जो डेवलपमेंट के, वह एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं आपने एक सिद्धांत पढ़ा होगा विकास का, जो विकास के अंतर संबंध का सिद्धांत। अगर बच्चे का शारीरिक विकास डिस्टर्ब होगा तो मानसिक विकास डिस्टर्ब होगा। अच्छा, मानसिक होगा तो कहीं ना कहीं संवेगात्मक विकास होगा। तो इस तरीके से इधर उधर आप एक दूसरे से सारे के सारे विकास जुड़े हुए हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका जो राइट आंसर बनेगा वह ए ऑप्शन बनेगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर व्याख्या करता है एक ही। तो कौन सा करेक्ट होगा, वह ए ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या सेकंड नंबर के लिए ध्यानपूर्वक देखें। निम्नलिखित उदाहरण विकास के किस सिद्धांत की व्याख्या करता है। कर एक बच्ची चलने से पहले खड़ा होना सीखती है और बोलने से पहले बड़बड़ाना। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखें। कह कि पहले सबसे बच्ची चलने से पहले खड़ा होना सीखती है और बोलने के पहले बड़बड़ाना। तो विकास क्रमबद्ध होता है। विकास का क्रम सिर से पैर की ओर होता है। विकास अव्यवस्थित है। विकास केंद्र से हाथ पांव की तरफ होता है। अब हम देखते हैं पहले तो कह रहा है कि भाई साहब विकास का क्रम जो सिर से पैर की बात कर रहा है या तो करता है शीर्षगामी का सिद्धांत। और सही बात है, शीर्षगामी का सिद्धांत या ऐसा कहता है कि भाई साहब जो बच्चे का विकास होगा वह सिर से पैर की तरफ होगा। अच्छा, विकास अव्यवस्थित प्रक्रिया नहीं है, एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। तो या तो अपने आप से पहले ही गलत हो गया। विकास जो केंद्र से हाथ पैर की तरफ या तो होता, लेकिन यह अधोगामी का सिद्धांत कहता है। कौन सा कहता है, अधोगामी वाला सिद्धांत कहता है। अच्छा, दिशा के दो सिद्धांत है, जिससे एक अधोगामी का सिद्धांत है, एक शीर्षगामी का है। विकास क्रमबद्धता होता है, तो एकदम बात जो इसमें से बनेगी ना, वह इसमें से सेकंड नंबर के लिए आपका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन संख्या ए बनेगा। कैसे बात कर लेते हैं अब, कैसे बनता है बनेगा। एक बच्ची चलने से पहले खड़ा, तो कहीं ना कहीं एक सीक्वेंस को फॉलो कर रही है। पहले चलने से पहले खड़ा होना सीख रही, तब क्या कर रही है, फिर चल रही है। पहले खड़ा होना सीखेगी फिर चलेगी। बोलने से पहले बड़बड़ाना सीखती है फिर बोलेगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं विकास का जो क्रम है वह विकास क्रमबद्ध होता है। कहीं ना विकास जो क्रमबद्धता को फॉलो करता है और इसीलिए दोस्तों आपका जो बनेगा वह ए ऑप्शन बन जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं थर्ड नंबर के लिए। कह रहा कि कथन को ध्यानपूर्वक देखेंगे। कह रहा बच्चे अपने समाज की जानकारी, कौशल, मूल्य, रीति रिवाज केवल औपचारिक कारकों से सीखते हैं। कह रहे भाई साहब केवल औपचारिक कारकों से बच्चे सीखते हैं। जो उसके मूल्य है, जो उसकी जानकारी है, उसके जो रीति रिवाज है, सिर्फ हम बच्चा औपचारिक तरीके से। अच्छा, तर्क में करा समाजीकरण एक सरल और रैखिक प्रक्रिया है जो एक सुनियोजित तरीके से होती है। अच्छा, सही विकल्प को सुनते हैं। कह रहा कि ए और आर दोनों सही है और आर व्याख्या करता एक ही। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर व्याख्या नहीं करता एक ही। या फिर कह रहा है ए सही है लेकिन आर गलत है और ए और आर दोनों गलत है। देखिए, प्रश्न थर्ड नंबर की जब हम चर्चा करेंगे दोस्त ना, तो इसमें से बात हम बनने वाली है कैसे। अब देखिए,
करा कि भाई साहब जो हमारा समाज जो हम समाज है अपने समाज की जानकारी को कैसे प्राप्त करते हैं, करा कि ये औपचारिक कारकों से होता है जो हम सब सीखते हैं। भाई क्या आप औपचारिक कारक का मतलब है एक तरीके से समझिए विद्यालय से सीखते हैं। तो जो आपके रीति है, रिवाज है, जो संस्कृतियां, मूल्य हैं, जानकारी है, सिर्फ आप विद्यालय में सीखेंगे, सिर्फ औपचारिक कारक की बात करेंगे नहीं, हम सभी औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीके से सीखते हैं। इसका मतलब कथन क्या है, अपने आप से पूरी तरीके से गलत है, कथन पूरी तरीके से गलत होगा। और यह भी आप जानते हैं सामाजिकरण एक सरल प्रक्रिया कर रहा है, सरल, तो आप जानते हैं सामाजिकरण एक सरल नहीं होता, एक जटिल है। क्या है, एक जटिल प्रक्रिया होता है। यहां तो कटा। अच्छा, फिर कह रहा कि रेखिक प्रक्रिया, तो आप जानते हैं रेखिक नहीं प्रक्रिया होता, एक चक्रीय प्रक्रिया होता है। क्या होता है, एक चक्रीय प्रक्रिया होता है। इसलिए दोस्तों जो आपका राइट आंसर बनेगा ना, दोनों के दोनों गलत है, न तर्क सही है न कथन सही है। इसका मतलब क्या बनेगा, ऑप्शन संख्या डी बनेगा। ए और आर दोनों क्या हो जाएंगे, गलत आंसर है। और राइट आंसर हमारा जो बनेगा थर्ड नंबर का, वह थर्ड नंबर का आपका बनेगा डी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट होगा। फोर्थ नंबर की बात करेंगे, बेहतरीन प्रश्न। अब आप सभी के सामने जीन पियाजे का क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जीन पियाजे रचनावाद क्या प्रस्तावित करता है। जीन पियाजे का जो रचनावाद सिद्धांत है क्या प्रस्तावित करता है कि बच्चे संज्ञान विकास के 4 चरणों में मुख्यतः किस प्रकार से प्रगति करते हैं। तो आपको दोस्त पता होगा कि जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का थ्योरी दिया है। ठीक है, उन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया वो 4 चरणों में व्यक्त किया है। ठीक है, 4 चरणों में कौन कौन से हैं, संवेदीगामक जिसे बोलते हैं सेंसरी मोटर, और इसका एज उन्होंने बताया 0 से 2 वर्ष। दूसरे की बात करा जाए तो उसका नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसका एज उन्होंने बताया 2 से 7 वर्ष। तीसरे की अवस्था की बात करें उन्होंने बताया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसका एज की बात करें उन्होंने रखा 7 से 11 वर्ष, जिसे बोलते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अच्छा, फोर्थ नंबर के लिए उन्होंने बताया औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे बोलते हैं फार्मर ऑपरेशनल स्टेज, और इसका एज बताया 11 से 15 वर्ष। तो इसमें से कह रहा है कि जो ये सभी चरण हैं किस प्रकार से प्रगति करते हैं, कैसे प्रोग्रेस करते हैं, वातावरण में अंतःक्रिया करके, मतलब वातावरण से क्या करते हैं, अंतःक्रिया करके क्या करते हैं, क्या दोस्त, क्या वातावरण से अंतःक्रिया करते हैं। आज आगे बात करते हैं, अपने से ज्यादा ज्ञान वाले व्यक्तियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया। तो ऐसा कौन मानता है, ऐसा अपने से ज्यादा, जिसे हम एक नाम सुने होंगे MKO का मतलब मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब अधिक जानकार दूसरा। ये शब्द कौन दिया था, यह शब्द देने वाले व्यक्ति थे वाइगोत्स्की थे, जिनका सिद्धांत कहलाता है सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। तो आपका बी ऑप्शन अपने आप से हटेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं दूसरों का अनुसरण करके। तो अनुसरण करने की बात व्यवहारवादी करते हैं, या भी नहीं होगा। अच्छा, अब बात करें इनामों की प्रत्याशा, या भी आपका व्यवहारवादी करते हैं। तो जीन पियाजे एक संज्ञानवादी थे, और इस तरीके से अगर आपको ना समझ में आए तो आप ऐसे कट करेंगे। लेकिन अगर आपको पता है कि जीन पियाजे का जो सिद्धांत कहलाता है वो संज्ञान विकास का सिद्धांत कहलाता है, और उनका मानना था जो बच्चा सीखता है कैसे सीखता है, अपने इन्वायरमेंट से अंतःक्रिया करता है, मतलब समाज से नहीं करता है, वह अपने वातावरण से अंतःक्रिया करेगा और अपने ज्ञान की प्राप्ति करता है। और अगर ऐसा आपको पता होगा तो आप सीधा कोई ऑप्शन पर जाएंगे नहीं, सीधा आप ए ऑप्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इनके बारे में थोड़ी कम जानकारी है तो ऑप्शन को कट करके कैसे हम बगल करेंगे, यह भी आपको जानना जरूरी होगा। तो फोर्थ नंबर के लिए दोस्तों बताएंगे वह आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, बाय इंटरेस्टिंग। जो बात करें विद द एनवायरनमेंट, कहीं ना कहीं क्या करेंगे, बस इंटरेक्ट करता, अंतःक्रिया करते हैं और इसके बाद अपने ज्ञान का सृजन करते हैं। चलिए फिफ्थ नंबर की बात करें वातावरण से, जीन पियाजे के संज्ञान विकास के किस चरण में बच्चे संक्रियाओं पर क्रियाएं कर सकते हैं, वह परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच विकसित हो जाती है। संवेदी चालक, या पूर्व संक्रियात्मक, या मूर्त संक्रियात्मक, या अमूर्त संक्रियात्मक। प्रश्न बेहतर है और बेहतरीन प्रश्न है, और इसके लिए बताएंगे दोस्तों क्या इसमें आपका राइट आंसर बनेगा प्रश्न संख्या 5 नंबर के लिए। 5 नंबर के लिए आप बताएंगे क्या आपका राइट आंसर बनेगा। देखिए इसमें से क्या कर रहा है कि जो संक्रियाओं पर क्रियाएं कर सकते हैं, संक्रियाओं पर क्रियाओं का मतलब है, अब मैंने आपको बताया सर जो संक्रियाएं हैं उस पर बच्चा काम कर सकता है, क्रियाएं पर काम कर सकता है। तो ठीक है, परिकल्पना निगमनात्मक सोच विकसित हो जाता है। तो आपको मैंने बताया था जो बात की जाए, जो बच्चे में
जो आपका परिकल्पना निर्णयात्मक सोच है वह बच्चे में चौथी अवस्था में आ जाता है। कौन सी अवस्था में? चौथी अवस्था में आ जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका जो राइट आंसर बनेगा वह ऑप्शन संख्या डी बनेगा। क्या? जिसे बोलते हैं, जिसका एज है 11 से 15 वर्ष। और मैंने आपको कई बार बताई है कि भाई साहब जो समूर्त संक्रियात्मक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जिसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट जो ऑपरेशनल स्टेज, इसमें बच्चे में परिकल्पनात्मक निर्णयात्मक सोच विकसित हो जाता है। साथ ही साथ ये जो जितना भी गुण इसमें लिखा है सारे के सारे डी ऑप्शन में आ जाएगा। लेकिन अगर यह ऑप्शन नहीं होता तो फिर बातें बिगड़ती। ठीक है, आगे हम चलते हैं फिफ्थ का डी ऑप्शन। 6 नंबर के लिए करें, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के संज्ञान विकास में क्या महत्वपूर्ण है। अच्छा, इनके द्वारा जो उनके बच्चे का संज्ञान विकास में क्या महत्वपूर्ण है, उनके द्वारा क्या कहा गया? बच्चा समाज से क्या करता है? समाज से अंतःक्रिया करता है। समाज से अंतःक्रिया करता है किसके द्वारा? लेव वाइगोत्स्की के द्वारा। अच्छा, हम आप देखते हैं ऑप्शन पर चल देते हैं। सांस्कृतिक उपकरण, ठीक है, परिपक्वता, सजा, अनुकूलन। अनुकूलन की बात करें तो अनुकूलन किसका शब्द है? जीन पियाजे का शब्द है, गलत होगा। सजा किसी का शब्द नहीं है। परिपक्वता जीन पियाजे का है। जब आप परिपक्व हो जाएंगे तो अपने आप से उसके ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, ये जीन पियाजे मानते थे। लेकिन जो लेव वाइगोत्स्की का मतलब था वह सांस्कृतिक उपकरण था, जो कल्चरल टूल्स था, उसे मानते थे कौन? लेव वाइगोत्स्की। मतलब हमारा उनका सिद्धांत ही कहलाता है सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। तो इसीलिए दोस्तों आपका क्या होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। जैसे सांस्कृतिक उपकरण में मानचित्र हो गया, ये कैलकुलेटर हो गया, ये सभी आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो 6 नंबर का आपका ए ऑप्शन बनेगा। 7 की चर्चा करते हैं। जीन पियाजे और जीन पियाजे लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में प्रमुख अंतर क्या है? मतलब दोनों में प्रमुख अंतर क्या आपको लगता है दोनों में है, ऐसा आपसे पूछ रहा है। तो कह रहा है पियाजे ने संज्ञान विकास में भाषा पर भूमिका पर बल देते हैं। अच्छा, कह रहा है वाइगोत्स्की ने सीखने में वंशानुगत क्षमताओं को प्राथमिक महत्व दिया है। वाइगोत्स्की ने संज्ञान विकास में संस्कृति की भूमिका पर बल दिया है। जीन पियाजे ने इस बात पर बल दिया है कि बच्ची खुद से व दूसरों की मदद से क्या कर सकती है। तो इसके लिए दोस्त बताएंगे आपको क्या लगता है प्रश्न संख्या 7 के लिए कि राइट आंसर बनना चाहिए। प्रश्न संख्या 7 के लिए आपको क्या लगता है कि इसमें से राइट आंसर हो सकता है? चलिए हम बात कर लेते हैं अब। तो क्या प्रमुख अंतर है? देखिए, जीन पियाजे ने संज्ञान विकास में भाषा की भूमिका पर बल दिया है। ऐसा आप जानते हैं जो भाषा की बात करते हैं वह जीन पियाजे बात नहीं करते हैं, वाइगोत्स्की करते हैं। कौन करता है? वाइगोत्स्की करते हैं। इसका मतलब भाषा को जीन पियाजे महत्व नहीं देते हैं, गलत होगा। चला आगे चलते हैं। वाइगोत्स्की ने सीखने में वंशानुगत क्षमताओं को प्राथमिक महत्व दिया है। ऐसी बात इनके द्वारा नहीं कही गई है। वह बात किसके द्वारा की गई है? वंशानुगत क्षमताओं को प्राथमिक वाइगोत्स्की नहीं मानते। अच्छा, कह रहा है वाइगोत्स्की ने संज्ञान विकास में संस्कृति की भूमिका पर बल दिया है। एकदम सीख है, संस्कृति पर भूमिका बल दिया है वाइगोत्स्की ने। पियाजे ने इस बात पर बल दिया है कि बच्ची खुद से व दूसरों की मदद से क्या कर सकती है। तो खुद से और दूसरों की मदद से बात की जाए तो वाइगोत्स्की कहते हैं। और इसीलिए दोस्तों आपका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन संख्या सी बन जाएगा। क्या बनेगा? क्योंकि संस्कृति की बात, कल्चर की बात कौन करता है? लेव वाइगोत्स्की करते हैं। और 7 का जो ऑप्शन आपका बनेगा सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर के लिए, कैलोल गिलगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समालोचना करते हुए तर्क दिया कि पुरुषों की नैतिकता का आधार कैसा है जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार किस प्रकार से है। करा न्याय देखभाल न्याय, करा भलाई त्याग, करा त्याग भलाई। देखिए क्वेश्चन को जब आप 8 नंबर की बात करेंगे ना, कैलोल गिलगन की बात की जाए तो इन्होंने जो कोहलबर्ग थे जिनका सिद्धांत था नैतिक विकास का सिद्धांत, इनका इन्होंने विरोध किया था, इसकी आलोचना की थी। कहा भाई साहब जो आपने सिद्धांत दिया है नैतिक विकास का सिद्धांत वह निराधार है, कोई मतलब है नहीं, क्योंकि आपका सिद्धांत यूरोपीय देशों पर लागू होता है, पूरे वर्ल्ड पर लागू नहीं होता है, पूरे विश्व पर लागू नहीं होता है। क्योंकि आपने जो स्त्रियों को गौण माना है, सेकेंडरी पर रखा है और पुरुषों को प्राथमिकता दी है। इसी प्रकार से जो नैतिक विकास का सिद्धांत आपने निकाला वह नैतिक विकास का सिद्धांत आपका गलत है। वही कह रहा है कैलोल गिलगन ने क्या माना है कि भाई साहब पुरुषों की जो नैतिकता का आधार कैसा होता है और महिलाओं की नैतिकता का आधार कैसा होता है। तो इनके कैलोल गिलगन
अम्बेडकर ने कहा भाई साहब जो पुरुषों का नैतिकता का आधार होता है ना, वह कैसा होता है? न्याय होता है। क्या होता है? न्याय होता है, न्याय। और अगर महिलाओं की बात की, उन्होंने कहा कि देखभाल का आधार होता है। क्या? देखभाल के आधार पर उनके द्वारा निर्णय ली जाती है, और पुरुषों के द्वारा न्याय के आधार पर। इसीलिए आपका जो राइट आंसर बनेगा वह ए ऑप्शन बनेगा। क्या बनेगा दोस्त? वह ए ऑप्शन आपका जस्टिस और केयर के आधार पर वह अपने आप को निर्णय लेते हैं। जस्टिस के आधार पर कौन लेता है? न्याय के आधार पर पुरुष लेते हैं, और केयर के आधार पर बात करें तो महिलाएं लेती हैं। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं हम सभी। 9th नंबर की ध्यान देंगे बात। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि का प्रकार और अंतः स्थित अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? तो दोस्तों आपसे पूछ रहा है बुद्धि का प्रकार भाषिक, ध्यान देंगे, बुद्धि का जो प्रकार है भाषिक, क्या अंतः स्थित अनुपालन संभावना लेखपाल से मिलेगा? अच्छा, बी बात कर रहा है कि स्थानिक बुद्धि का जो प्रकार है क्या वास्तुकार में पाया जाता है? आगे बात करते हैं, कह रहा कि शारीरिक जो गति संवेदनात्मक है या किस में पाई जाती है? क्या भाई साहब आपके गायक में पाई जाती है? आगे बात किया जाए, कह रहा कि प्राकृतिक बुद्धि क्या आप बात करें शिक्षक में पाई जाती है? तो आपका किससे या संबंध जोड़ा बैठेगा? अब आपके सामने मैंने कीवर्ड तो निकाल दी है, अब आपको ध्यानपूर्वक बस देखना है। देखिए मैंने आपको बताया कि हार्वर्ड गार्डनर का जो सिद्धांत कहलाता है वह तो बहुबुद्धि का सिद्धांत कहलाता है, और बहुबुद्धि के सिद्धांत में उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धियों की बात करते हैं। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की बुद्धियों की बात करते हैं। जब 8 प्रकार की बुद्धियों की बात करते हैं तो उनके द्वारा बुद्धि का जो प्रकार भाषिक है ना, वह भाषिक लेखपाल में नहीं पाया जाता है। भाषिक किस में पाया जाएगा? जिसमें कवि हो गए, राजनेता होगा, इसमें पाई जाएगी। तो भाषिक वाले में या नहीं, लेखपाल में स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। गलत होगा। अच्छा, स्थानिक बुद्धि में वाले में वास्तुकार बन सकता है, एकदम सही है, बी ऑप्शन होगा। लेकिन कह रहा शारीरिक गतिकी वाले में, शारीरिक गतिकी एक्टर एक्ट्रेस में पाई जाता है। गायक में कौन सी पाई जाती है? संवेदी, जिसमें संगीतमय पाई जाती है। इसका मतलब यह भी गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन। प्राकृतिक बुद्धि में किसमें पाई जाती है? जिससे प्रकृति से लगा हो। शिक्षक में कौन सी पाई जाती है? वह इंट्रापर्सनल पाई जाती है, यह भी गलत होगा। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन संख्या बी राइट हो जाएगा। क्या बनेगा? ऑप्शन संख्या बी। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, और ऐसे आपको पेपर में घुमा के पूछता है कि आप जूनियर लेवल या प्राइमरी लेवल दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। चलेंगे 10 नंबर प्रश्न को ध्यानपूर्वक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषिकता को कैसे मानती है? को बच्चों के सीखने में रुकावट की तरह देखती है, को कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को एक अनावश्यक जटिलता के रूप में देखती है, या समावेशी शिक्षा में अवरोध के रूप में देखती है। तो जब आप दोस्त बात करते हैं किसका? आप बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का, तो वह किसके रूप में देखती है? वह एक पूंजी के रूप में देखती है। किसके रूप में? वह पूंजी के रूप में देखती है। जो बहुभाषिकता है वह किसी रुकावट के रूप में नहीं देखती है। तो रुकावट अपने आप में क्या है, इसकी बात नहीं करता। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपको पढ़ाया गया है, आप जाकर देख सकते हैं वीडियो को। तो वह एक पूंजी के रूप में देखती है, आपका बी ऑप्शन होगा। करा कि यहाँ अनावश्यक जटिलता के रूप में, अपने आप से नेगेटिव चीजें, गलत होगा। समावेशी शिक्षा में अवरोध के रूप में, यह भी क्या है आपका गलत होगा दोस्तों। तो राइट आंसर 10 नंबर का बी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा? बी ऑप्शन आपका पूरी तरीके से करेक्ट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे 11th नंबर के लिए बात करते हैं। एक बाल केंद्रित कक्षा में मूल्यांकन कैसा होता है? एक बाल केंद्रित कक्षा में मूल्यांकन कैसा होता है आपसे पूछ रहा है। कुछ सामयिक परीक्षाओं द्वारा किया जाता है, लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं द्वारा किया जाता है, बिल्कुल नहीं किया जाता है, को सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना जाता है। देखिए दोस्तों, जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है उसमें अगर इवैल्यूएशन की हम चर्चा करें तो इवैल्यूएशन की बात किया जाता है कि भाई साहब जो हम बच्चों को सिखा रहे हैं, सीखने की प्रक्रिया जो चल रही है, जो लर्निंग का प्रोसेस चल रहा है, उसी का एक अंग होगा, उसी के एक अभिन्न अंग माना जाएगा। क्या? वह मूल्यांकन माना जाएगा, इवैल्यूएशन माना जाएगा, वह आकलन माना जाएगा, असेसमेंट माना जाएगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो मेरी बातों को मैं कह रहा हूं, अगर वह बात कहीं ऑप्शन में दिखे वही आपका राइट होगा। करेक्ट। कुछ सामयिक परीक्षाएं, तो परीक्षाओं की बात कोई नहीं करता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं अपने आप से गलत हो जाएंगी। बट भाई बिल्कुल नहीं किया जा सकता, तो बिल्कुल तो किया जाएगा। भाई साहब बाल केंद्रित क्लासरूम या कहीं भी हो, मूल्यांकन जरूरी है। मूल्यांकन
मूल्यांकन करने से आपके गलतियों को सुधारा जाता है, इसलिए मूल्यांकन तो जरूरी है। राइट आंसर क्या बनेगा? वह डी ऑप्शन बनेगा। सीखने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग माना जाता है। आपका राइट आंसर बनेगा डी ऑप्शन, पूरी तरीके से राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 को ध्यानपूर्वक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदाय से आने वाले विद्यार्थियों के अवधारणा के लिए क्या प्रस्तावित करती है? रटकर सीखना, कर पाठचर्या व मूल्यांकन का मानकीकरण, या प्रदर्शन उन्मुख परीक्षण, या संदर्भित या अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या। तो जो बच्चा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार पूछ रहा है, जो बच्चा सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा होगा, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या बेहतर करें? तो रटकर सीखना, तो भाई साहब अगर बच्चा सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा है तो कहेंगे बेटा एक काम करो, तुम आ गए हो क्लास में, अब एक काम करो पूरा रट्टा मार जाओ। तो ऐसा हो नहीं सकता है। वैसा बच्चे को जब समझ में आएगा तो ही करेगा ना। रट कैसे कर सकता है? कोई दवा है क्या कि आप घोल बना के पिला दिए, बात खत्म हो गई? तो गलत होगा। कर पाठचर्या और मूल्यांकन का मानकीकरण, ऐसी बात सामाजिक आर्थिक रूप से जो पिछड़े बच्चे हैं उनके पाठचर्या मूल्यांकन का मानकीकरण नहीं करना, लचीलापन करने की बात होती है। यहां लचीलापन होता तो बात बनता। प्रदर्शन उन्मुख परीक्षण, आप किसी प्रकार का टेस्ट नहीं लेंगे। बच्चा अगर आया है तो आपको बैठाना है, समझाना है, सिखाना है। परीक्षा लेंगे तो अपने आप से वह इतना पिछड़े वर्ग से आता है कि वैसे भी भाग जाएगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा? संदर्भित और अर्थपूर्ण पाठचर्या की बात की जाती है, और राइट आंसर क्या बनेगा हमारा? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे 13 नंबर की बात करते हैं। माध्यमिक स्तर की कई कक्षाओं में देखा गया कि लड़के कक्षा में उत्तर देने के लिए लड़कियों की तुलना में ज्यादा हाथ खड़े करते हैं और कक्षा की चर्चाओं में हावी होते हैं। ऐसी परिस्थिति में शिक्षिका को क्या करना चाहिए? स्वीकारना चाहिए कि लड़के लड़कियों की तुलना में ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। स्वीकारना चाहिए कि लड़कियों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता नहीं होती है। विश्लेषण करना चाहिए कि कैसे जेंडर भिन्नताएं जन्मजात होती हैं, उन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता है। बच्चों के संदर्भ का खुद के शिक्षा शास्त्र का विश्लेषण करना चाहिए। तो दोस्तों इसमें से क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 13 नंबर के लिए बेहतरीन प्रश्न है, और इसके लिए बताएंगे क्या आपका राइट आंसर बनेगा। देखिए अब हम बात कर लेते हैं करा कि भाई साहब माध्यमिक स्तर पर क्या ऐसा कुछ है क्या लड़कियां ज्यादा हाथ नहीं खड़ी करते, लड़की ज्यादा हाथ खड़े करते हैं? इसके स्वीकार करना चाहिए। भाई साहब ऐसा हम नहीं स्वीकार करेंगे और ना कहेंगे आपको स्वीकार करना है। अच्छा, बी ऑप्शन में आगे हम बात ही नहीं करेंगे, और यहां पर ध्यान देंगे तुलना शब्द है वैसे अपने आप में नेगेटिव होगा। करा कि स्वीकारना चाहिए लड़कों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता नहीं होती है। क्या भाई साहब लड़कियों में माध्यमिक स्तर पर क्षमता नहीं होती है? अगर क्षमता नहीं होती क्या आईएएस में टॉप करती है? भाई साहब गलत हो जाएगा। विश्लेषण करना चाहिए कैसे जेंडर भिन्नताएं जन्मजात होती है। तो कैसे जेंडर की भिन्नताएं जन्मजात नहीं होती हैं, एक सामाजिक सत्ता है, ना कि जन्मजात सत्ता है। इसलिए दोस्तों यह अपने आप में क्या होगा? अपने आप में सी ऑप्शन हटेगा। करा कि इसमें से खुद के शिक्षा शास्त्र का विश्लेषण करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए कि भाई साहब क्यों ऐसा लड़कियां कर रही हैं और लड़के क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विश्लेषण करने की जरूरत है, एनालिसिस करने की जरूरत है, और आपका जो राइट आंसर बनेगा वह डी ऑप्शन बनेगा प्रश्न संख्या 13 नंबर के लिए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 नंबर को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील कक्षा को परिभाषित करता है? कौन सा ऐसा है जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम को परिभाषित करता है? आपसे पूछ रहा है। कर परीक्षाओं के लिए सीखना, कर अनुभवात्मक अध्ययन पर बल, कर गैर संदर्भित पाठचर्या, कर शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। क्या आपको लगता है कि इसमें से राइट आंसर बनना चाहिए? प्रश्न संख्या बात करें, प्रश्न संख्या आपके सामने 40 नंबर की बात कर रहे हैं। तो जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम है या परिभाषित करने की बात की जाए तो इसमें वह बात करता है कि जो बच्चों को हम सिखाएं वह कैसे होना चाहिए। एक्सपेरिमेंटल नॉलेज पर क्या दें? एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पर बल देनी चाहिए, और आपका बी ऑप्शन बनेगा। परीक्षाओं के लिए सीखना अपने आप में नेगेटिव होगा। गैर संदर्भित अपने आप में गलत है, संदर्भित होना चाहिए था, गलत। और शिक्षक केंद्रित तो वैसे भी नहीं होगा, बाल केंद्रित शिक्षा है तो कहां से आपका शिक्षक केंद्रित शिक्षा होगा? तो गलत। तो बी ऑप्शन इंफेसिस ऑन द एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, आपका बी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विश्लेषण व मूल्यांकन जैसे उच्चतर संज्ञानात्मक कौशल का आकलन करता है? कौन सा उच्चतर जैसे
उच्च संज्ञानात्मक कौशल का आकलन करता है, अपने क्षेत्र में अपने निजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच क्या अंतर पाते हैं और क्यों? कर नागरिक अधिकार अधिनियम 1964 क्या प्रस्तावित करता है? भारत में कितने राज्य हैं? कर विधानसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? अच्छा, आपसे दोस्त करा कि कौन सा प्रश्न विश्लेषण और मूल्यांकन जैसे उच्चतर संज्ञानात्मक कौशल का आकलन करेगा। ठीक है, अच्छा बात करते हैं, यहां पर करा है कि कौन सा आपको करेगा। ठीक है, करा भारत में कितने राज्य हैं? अच्छा, भारत में कितने राज्य, तो आप कहेंगे भाई साहब इस समय वर्तमान में 28 राज्य हैं। ठीक है, आप ऐसा करके निकल लेंगे तो क्या आपका बात बनेगा? तो एक तो आपका कहने के संज्ञानात्मक जो कौशल का आकलन नहीं कर रहा है, या तो बात बिगड़ेगी। विधानसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं, एक लिमिटेड चीजें हैं, या भी नहीं बनेगा। करा कि नागरिक अधिकार अधिनियम 1964 क्या प्रस्तावित करता है, एक लाइन में हो जाएगा, लेकिन यह होगा अपने क्षेत्र में आप निजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच क्या अंतर पाते हैं और क्यों? कहीं ना कहीं आपसे पूछा जा रहा है और आपके दिमाग को खंगाला जा रहा है, देखा जा रहा है, एनालिसिस की जा रही है, कितना आपके पास नॉलेज है, आप कितना बेहतर से जानते हैं। तो 15 नंबर के लिए जो राइट आंसर बनेगा वह ए ऑप्शन बनेगा। क्या दोस्त? वह ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या बनेगा 15 नंबर के लिए? पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, 16 नंबर की चर्चा करते हैं। करा कि सामान्य विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों के समावेशन हेतु निम्न में से कौन सा प्रावधान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रतिकूल है? मतलब अनुकूल नहीं, प्रतिकूल है। मतलब जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में आया उसके विपरीत कौन सा है? कर परीक्षा पत्र को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय, कर विद्यार्थियों की जरूरत पूरा करने के हेतु लिपि की सुविधा, कर दूसरे और तीसरी भाषा संबंधित कोर्सों की बाध्यता, कर व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन। तो कौन सा इसमें से प्रतिकूल होगा? इसके लिए दोस्त बताएंगे प्रश्न संख्या 16 नंबर के लिए। प्रश्न संख्या 16 नंबर के लिए बताएंगे कौन सा इसमें से राइट होगा। देखिए, परीक्षा पत्र को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देंगे। ठीक है, चलिए बात तो पॉजिटिव है। विद्यार्थियों की जरूरत पूरा करने के लिए लिपिक की सुविधा करेंगे। ठीक है भाई साहब, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की बात करता है कि भाई साहब उसका क्या हो, उसके विद्यार्थियों की जो जरूरत पूरा करने के लिए लिपिक की सुविधा तो करेंगे, लेकिन दूसरी और तीसरी भाषा संबंधित कोर्सों की बाध्यता, ऐसा कोई प्रतिकूल होगा या अनुकूल बातें नहीं है, उसके विपरीत है और यही नेगेटिव होगा। ऑप्शन संख्या आपका डी बनेगा, सी बनेगा। डी में कर व्यक्तिगत जरूरत के अनुसार यथोचित संयोजन। ठीक है, वो अपने आप से जैसा आपको सही लगेगा, इंडिविजुअल जो उसका जो व्यक्तिगत जरूरत है, कहीं ना कहीं जो उसके बच्चे का क्या होगा, जो उसके व्यक्तिगत जरूरत है उसके अनुसार यथोचित संयोजन की बात भी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम करता है, लेकिन प्रतिकूल होगा। ऑप्शन संख्या सी राइट ऑप्शन होगा। प्रश्न संख्या 17 नंबर के लिए, विद्यार्थियों की सीखने की विविध जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक बाधा है? मतलब कौन सा एक इसमें से रुकावट करेगा? गतिविधियों में कई तरह के संलग्न होना, ठीक है, या तो पॉजिटिव करेगा। कई तरीके से राय अभिव्यक्त करना, ठीक है। कई तरीकों से विद्यार्थियों का नामीकरण और क्रमीकरण करना, कई तरीके से सूचना का प्रतिनिधित्व। तो जो दोस्तों सीखने की जो विविध जरूरतों को पूरा करने के लिए कौन सा इसमें से बाधा उत्पन्न करेगा? वह ऑप्शन संख्या कौन सा करेगा? ऑप्शन संख्या सी करेगा। कैसे? जैसे कहा कि विद्यार्थियों का नामीकरण और क्रमीकरण की बात हो रही है, तो नामीकरण क्रमीकरण का मतलब कहीं ना कहीं समावेशी शिक्षा का क्या हो रहा है, इसमें हनन हो रहा है। जब समावेशी शिक्षा का हनन होगा इसका मतलब है कहीं ना कहीं यही ऑप्शन आपका राइट होगा। क्या होगा? यही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अच्छा, ए ऑप्शन में कहा कई तरीके से संलग्न होना, ठीक है, कई तरीके से संलग्न होना या तो पॉजिटिव है, बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। बी भी सही है, और लेकिन सी ऑप्शन आपका गलत था, वही गलत हमारा 17 का सी बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता सीधे संचार कौशल और संवृष्ट करने की क्षमता को प्रभावित करता है? गुणज वैकल्य, लेखन वैकल्य, उत्साह वैकल्य, गत समन्वय वैकल्य। तो मैंने आपको बताया था कि दोस्तों आपके अधिगम अक्षमता से क्वेश्चन हमेशा से टपके हुए हैं, और हमेशा से जब टपके हैं तो फिर से टपकेंगे, इसका मतलब सही है। चलिए हम कह रहे हैं कि अधिगम अक्षमता सीधे संचार
सीधे क्या कर रहा है, संचार की बात कर रहा है, सीधे कम्युनिकेशन स्किल की बात कर रहा है। कम्युनिकेशन स्किल की बात करें तो कहीं ना कहीं गति समन्वय की बात कर रहा है और संतुष्ट करने की क्षमता को प्रभावित करता है। वो ऑप्शन संख्या आपका डी बनेगा। लेखन गुणज वैकल्य तब होता है जब गणना संबंधी दोष होता है, जिसे बोलते हैं डिस्कैलकुलिया। लेखन वैकल्य तब होता है जब लिखने में दिक्कत होता है, जिसे बोलते हैं डिस्ग्राफिया। लेकिन राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बात करते हैं, प्रश्न संख्या 19 के लिए। लेखन वैकल्य वाले विद्यार्थियों का सफल समावेश सुनिश्चित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। मतलब भाई जो बच्चे में लेखन वैकल्य है, मतलब लिखने में दिक्कत है, जिससे बच्चे को डिस्ग्राफिया है, तो हमें क्या करना चाहिए। कक्षा में ऑडियो रिकॉर्डर लैपटॉप का उपयोग की अनुमति दें। क्रम मूल्यांकन के लिखित परीक्षाओं का व्यापक रूप से उपयोग करें। कर सादे अनियमित कागज पत्रों पर लिखना अनिवार्य करें। कर दिए गए कार्यों को पूरा करने के लिए अटल समय सीमा निर्धारित करें। तो लेखन वैकल्य के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए दोस्त आप अपने राय को दें। क्या आपको लगता है भाई लेखन वैकल्य उसमें लिखने में दिक्कत है, तो कहीं ना कहीं ऑडियो रिकॉर्ड की बात करेंगे कि नहीं करेंगे। एकदम सही है, ए ऑप्शन बनेगा। क्यों ए ऑप्शन बनेगा? अच्छा, बी ऑप्शन की बात हम करते हैं, क्यों नहीं बनेगा। ठीक है, करा कि मूल्यांकन के लिए अतिरिक्त के लिए लिखित परीक्षाएं, जब उसे लिखने में ही दिक्कत है तो लिखित वाला कैसे हो सकता है, गलत यहीं से बन गया। अच्छा, सी में करा फिर कागज पन्नों पर लिखना, तो लिखने में ही दिक्कत है तो कैसे काम होगा, बात बिगड़ेगा। यहां पर भी करा कि अटल, करा कि दिए गए कार्य का अटल समय सीमा निर्धारित करना, तो ऐसा भाई उससे लेखन वैकल्य है, उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम तो देंगे। इसलिए दोस्त आपका डी ऑप्शन भी गलत बन जाएगा। ए ऑप्शन इस वजह से मिलेगा क्योंकि ऑडियो रिकॉर्डर टेबलेट का उपयोग करें अनुमति देंगे, एकदम आपका ए ऑप्शन बनेगा 19 का। नेक्स्ट 20 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से क्या सृजनात्मकता वाले विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है। कौन सा इसमें से विशेषता नहीं है सृजनात्मक विद्यार्थियों की विशेषता। उनकी समस्या को सुलझाने का कौशल उच्च कोटि का होता है। वे विभिन्न तरीकों से समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। उनमें नए विषयों को सीखने की जिज्ञासा कम होती है क्योंकि वे अक्सर नए विचारों और नवाचार के साथ आते हैं। देखिए सृजनात्मकता की बात हो रही है, जो क्रिएटिविटी वाले स्टूडेंट हैं, जो आपके चिल्ड्रन है, उनकी बात हो रही है कि इसमें से कौन सी विशेषता नहीं होती है। अच्छा, विशेषता की बात करेंगे तो आप कहेंगे भाई साहब वह नए तरीकों से, नए ढंग से चीजों को व्यक्त करने की क्षमता होती है, वह समस्याओं को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं और कौशल जो उच्च कोटि का होता है। तो आपसे देखिए कौन सा इसमें से बनेगा, कौन सा निगेटिव होगा। तो उनकी समस्याओं को सुलझाने का कौशल उच्च कोटि का होता है, इसका मतलब यह तो पॉजिटिव है भाई साहब, यह तो पॉजिटिव है। तो हमें पॉजिटिव नहीं ढूंढना था, हमें ढूंढना है निगेटिव। तो आपका ऑप्शन संख्या क्या होगा, ए तो नहीं होगा। बी में करा हुए विभिन्न तरीके से समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। सृजनात्मक बालक की या क्षमता या बातें बनती है, तो बी ऑप्शन बनेगा। उनमें नए विषयों को सीखने की जिज्ञासा कम होती है, तो आप जानते हैं जिज्ञासा कम नहीं होती है, उनको नए विषय सीखने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। और यही पॉइंट क्या है, गलत लिखा गया है। तो जब गलत लिखा गया है तो यही तो हमको गलत ढूंढना था। तो इसीलिए दोस्त आपका सी ऑप्शन भी फिर से राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा इसमें से, सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। कम होता है जिज्ञासा। अच्छा, वे अक्सर नए विचारों नवाचार के साथ आते हैं, तो पॉजिटिव है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। 21 नंबर के लिए दोस्त देखेंगे माध्यमिक स्तर की एक कक्षा में, माध्यमिक स्तर का एक कक्षा है जो में शिक्षकों को क्या करना चाहिए, शिक्षक को इसमें से क्या करना चाहिए। 21 नंबर के लिए अध्ययनकर्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन करने के लिए तैयार करना रहे। ठीक है, अपना ध्यान मुख्य रूप से उच्च उपलब्धि वाले प्राप्त करने वालों पर केंद्रित करें। कक्षा में अध्ययनकर्ताओं की विविधता का अनदेखा करें। मूल्यांकन के लिए केवल एक मानकीकृत तरीकों का प्रयोग करें। तो करा कि माध्यमिक स्तर पर एक कक्षा में शिक्षकों को क्या करना चाहिए। जब टीचर पढ़ा रहे हो माध्यमिक स्तर पर, तो आप करा सेकेंडरी जो माध्यमिक स्तर की बात हो रही है, इस लेवल पर जो सेकेंडरी लेवल स्कूल है उसकी बात कर रहा है, माध्यमिक स्तर की बात कर रहा है, तो इस पर क्या करना चाहिए, चलिए बात करते हैं। ये ऑप्शन में करा कि अध्ययनकर्ताओं की आवश्यकता के अनुसार अनुकूल
अनुकूलन करने के लिए तैयार होना चाहिए। एकदम सही है। लर्नर के हिसाब से हम क्या करेंगे, उसकी आवश्यकताओं के अनुसार, जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी है, उसकी आवश्यकताओं के अनुसार, उसके नेसेसरी के अनुसार हम क्या करेंगे, अपने आप को अनुकूलन करने की बात तो करेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं अपने आप को इसी हिसाब से, क्योंकि बाल की निजी शिक्षा है तो बालक के हिसाब से हमें अपने आप को एडजस्ट करना है। तो ए ऑप्शन तो बनेगा। बी में करा अपना ध्यान मुख्य रूप से उच्च उपलब्धि वाले, तो उच्च उपलब्धि वाले और सभी को छोड़ दें तो फिर समावेशी शिक्षा का क्या होगा, हनन हो जाएगा। अच्छा, यहां पे कह रहा है विभिन्नता, जो बच्चे में विविधता है तो इसे अनदेखा कर दें। अनदेखा कर देंगे तो भाई भावना बिगड़ेगी, ईर्ष्या भावना उत्पन्न होगा, क्लास का माहौल डिस्टर्ब हो जाएगा। करेक्ट। केवल मानकीकृत, तो आप जानते हैं लचीलापन होना चाहिए, केवल वैसे भी गलत है, ऊपर से मानकीकृत भी लगा है, या भी गलत और या भी गलत। तो दोस्तों 21 नंबर का जो बनेगा ऑप्शन संख्या ए बनेगा। कैसे ऑप्शन को कट करना है, इस प्रश्न को, हर प्रश्न को एक्सप्लेनेशन आपके लिए महत्वपूर्ण होगा और वही पेपर में टपकते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं 22 नंबर के लिए दोस्तों, 22 नंबर के लिए कथन को ध्यानपूर्वक। करेक्ट। किसी संप्रत्यय को पढ़ाते समय, जब किसी संप्रत्यय, किसी कॉन्सेप्ट को बच्चे को पढ़ाए, करेक्ट, एक शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को विपरीत दृष्टांतों का मतलब उदाहरण, और करेक्ट उदाहरणों पर विचार मंथन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अच्छा ठीक है, जब हम किसी कॉन्सेप्ट को बच्चों को समझाते हैं तो उसके जो उसके एग्जाम्पल है, सटीक एग्जाम्पल उसको भी बताएंगे और गैर एग्जाम्पल भी बताते हैं। क्यों? क्योंकि भाई साहब इस पर यह एग्जाम्पल मत सेट करना, क्योंकि अगर ऐसा आपके सामने पेपर में आए तो इसे मत मानना। उसको अवेयर किया जाता है, बच्चे को समस्या में ना बच्चा फंसे, उसको अवेयर किया जाता है शिक्षक के द्वारा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कथन क्या है, हमको तो लगता है एकदम सही है और आपको भी लगता होगा। तर्क में कह रहा है कि गैर उदाहरण किसी संप्रत्यय को समझने में कोई भूमिका नहीं निभाते। तो आप जानते हैं बहुत भूमिका निभाते हैं। जो गैर उदाहरण है वह भूमिका को, किसी भी संप्रत्यय को समझने में बहुत अधिक भूमिका निभाते हैं। क्योंकि आपने सुना होगा कि आपको क्या, जब आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हो तो आपको क्या नहीं पढ़ना है, या जानकारी सबसे ज्यादा पहले जरूरी होनी चाहिए। और क्या पढ़ना है तो बात की बात है, क्या नहीं पढ़ना है, और जब क्या नहीं पढ़ना है जब आपको पता चल जाता है ना, तो फिर आप कभी भी क्या करते हैं, गलतियां नहीं होती हैं। और जिस भी तैयारी की आप, जिस भी चीज का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उसमें 100% क्या होते हैं, आप सक्सेस होते हैं। और इसीलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं, तर्क भी आपको समझ में आ गया होगा और कथन भी समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब हम करते हैं ऑप्शन पर। कर ए और आर दोनों सही है, आर व्याख्या नहीं करता, आर व्याख्या करता एक ही। कर ए और आर दोनों सही है और आर व्याख्या नहीं करता एक ही। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत हैं। तो मैंने आपको बताया कि भाई साहब जो कथन है क्या है, कथन पूरी तरीके से सही है लेकिन तर्क पूरी तरीके से क्या है, तर्क पूरी तरीके से गलत है। तर्क क्या है, गलत है। इसीलिए दोस्तों आपका जो ऑप्शन बनेगा सी ऑप्शन बनेगा। ए सही है लेकिन आर क्या है, गलत है। क्योंकि गैर उदाहरण भी समझने में बहुत मदद करते हैं। इसलिए भाई साहब तर्क तो सही, तर्क गलत है, कथन सही है। इसलिए सी ऑप्शन आपका बन जाएगा। 23 नंबर के लिए एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी अपने लिए निर्धारित व्यक्तिगत अधिगम लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाए। ठीक है, जो व्यक्तिगत अधिगम लक्ष्य है उसको सफल होने में सफल नहीं हो पाए। ऐसी स्थिति में एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए। देखिए, जब आप क्लास में हो और ऐसे बच्चे क्या हो, फेल हो जाएं, अपने जो लक्ष्य रखे हैं उसमें व्यक्तिगत अधिगम लक्ष्य को प्राप्त ना कर रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए शिक्षक के तौर पर, उनकी विफलता का अपमानजनक और शर्मनाक माने। तो भाई साहब बच्चा, क्योंकि कोई भी हो सकता है, वह फेल हो सकता है, कोई ऐसा नहीं है कि सब पास ही हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अपमानजनक और शर्मनाक माने कि भाई साहब आपने तो फेल हो गए और बच्चे का लगे मजा लेने, तो ऐसा करेंगे तो मामला बिगड़ेगा। तो विफलता को अपमान, ये सारी चीजें आपका निगेटिव है। करें इन विद्यार्थियों को निष्कासित करें। कहीं भाई साहब वो बच्चा फेल हो गया और आप निष्कासित कर देंगे, बच्चे में फिर से सुधार कीजिए। बच्चा जहां गलती किया है उसका क्या करें, अवलोकन करें, उसका मूल्यांकन करें, कहां पर मैंने गलती की, अब अगली बार मुझे गलती नहीं करना है, उसमें सुधार करने का समय दे। और बी ऑप्शन नहीं बनेगा। भविष्य के प्रयासों में उनकी सफलता
की बहुत कम उम्मीदें हैं। अच्छा, कोई एक बार फेल हो गया तो अब पूरा जीवन में फेल होता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो विफलता को सीखने का विकासात्मक प्रक्रिया का एक अंग के रूप में देखिए, एकदम सही है। जब बच्चा विफल हो रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं बच्चा सीख रहा है, बच्चे में डेवलप्ड हो रहा है, बच्चे में विकास हो रहा है, और इसके रूप में हमें देखना है। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन संख्या डी बन जाएगा। 23 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं 24 नंबर के लिए। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों की घोषणात्मक ज्ञान का आकलन करती है। क्या करती है? जो घोषणात्मक ज्ञान है उसका आकलन करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा? मतलब जो उपयुक्त होगा, एक केक कैसे तैयार किया जाता है, कि ऊबड़ खाबड़ इलाके में साइकिल को कैसे संतुलित करें, आयतन की गणना का सूत्र क्या है, गेहूं के रोपण के लिए मिट्टी तैयार करने की प्रक्रिया क्या है। तो आप बताएंगे इसमें से क्या आपको लगता है कि भाई घोषणात्मक ज्ञान, या इसे बोल सकते हैं डिक्लेरेटिव जो नॉलेज है वह उसकी बात कर रहा है, क्या इसमें से राइट आंसर होगा? घोषणात्मक ज्ञान की बात हो रही है। चलिए हम बात करते हैं 24 नंबर के लिए। आप बताएंगे क्या आपका राइट आंसर बनेगा। क्या इसमें से आपका राइट आंसर आपको लगता है कि बनना चाहिए? दोस्तों एकदम बताएंगे इसमें से, तो बताएंगे इसमें से क्या आपको लगता है कि राइट आंसर हो जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य के लिए उपयुक्त है? एक शिक्षिका को विद्यार्थियों को घोषणात्मक ज्ञान का आकलन करना चाहती है, तो निम्नलिखित एक केक कैसे तैयार किया जाता है, ऊबड़ खाबड़ साइकिलों की कैसे तो घोषणात्मक ज्ञान का मतलब है कहीं ना कहीं एकदम टू द पॉइंट की बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं टू द घोषणात्मक ज्ञान का मतलब है कि आपको ऐसा सिर्फ बताना, आपके व्यू नहीं ज्यादा देनी है, उसमें बात की जाए। क्योंकि केक कैसे तैयार किया जाता है तो बहुत सारी चीजें आप बताओगे उसमें। अच्छा, ऊबड़ खाबड़ इलाकों में जो साइकिल को कैसे संतुलित करें, कहीं ना कहीं आप बहुत सारी चीजें बताओगे, लेकिन आयतन की गणना का सूत्र क्या है, एक लिमिटेड है, और इसीलिए दोस्तों आपका क्या बनेगा, वह आपका 24 नंबर का क्या बनेगा, वह 24 नंबर का आपका जो बन जाएगा दोस्तों, आपका बन जाएगा वह आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आपका जो बनेगा सी ऑप्शन बन जाएगा। 25 नंबर के लिए करा, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में अधिसंज्ञानात्मक विकास को सुसाध्य करना चाहता है। अधिसंज्ञानात्मक जो विकास को सुसाध्य करना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल इस उद्देश्य के लिए सहायक नहीं है? कौन सा इसमें से सहायक नहीं होगा? मूल्यांकन, प्रबोधन, योजना बनाना, रटकर याद करना। तो आपको तो वैसे भी लग रहा होगा इसका आंसर क्या बनेगा, इसमें ज्यादा दिमाग तो लगाना है नहीं, इसको फाड़ देना, हम कर देंगे आंसर। मूल्यांकन उसका भाग होता है, संज्ञानात्मक विकास के लिए तो मूल्यांकन चाहिए। प्रबोधन की बात करें तो कहीं ना कहीं उसके प्रबोधन की बात किया जाता है, सही है। योजना बनाना यह भी है, लेकिन रट कर याद करना यह चीजें नहीं है, और यही आपका निगेटिव पॉइंट है, सहायक नहीं है। तो डी ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। 26 नंबर करा कि संज्ञानवादी दृष्टिकोण अधिगम को किस प्रकार से देखते हैं। संज्ञानवादी की बात करेंगे तो संज्ञानवादी जो पारस्परिक सक्रियता, मतलब कहीं ना कहीं सक्रियता पर, कहीं ना कहीं वह अंतःक्रिया पर जोर देते हैं। संज्ञानवादी, संरचनावादी क्या करते हैं? संरचनावादी तो अव्यवस्थित और एक तरफा, तो अव्यवस्थित एक तरफा रूप में या नहीं देखते हैं संरचनावादी। तो स्वभावहीन और पृथक, तो पृथक रूप से आप स्वभाव से हीन हो और पृथक रूप से कैसे देख सकते? नहीं होगा। ऑप्शन संख्या आपका क्या बनेगा? वह पारस्परिक क्या होगा? पारस्परिक और सक्रियता पर जोड़ देंगे, सी ऑप्शन बनेगा। निष्क्रिय और निर्भर, यह अपने आप में नेगेटिव हो जाएगा। 26 का क्या बनेगा? वह सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर की चर्चा करते हैं 27 नंबर के लिए। करा कि निम्नलिखित में से कौन सा कदम विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशलों में बाधा डाल सकता है? मतलब समस्या समाधान कौशल, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स हैं, उसमें क्या कर सकता है? बाधा डालेगा। समस्या को समझने के लिए स्कीमा संरचना को सक्रिय करना, समस्या के बारे में प्रासंगिक जानकारी पर ध्यान केंद्रित करना, किसी समस्या को प्रस्तुत करने के लिए एक निर्दिष्ट तरीकों पर अटक जाना, समस्या के संभावित समाधानों को पहचान करना। जी 27 नंबर के लिए बताएंगे क्या आपको लगता है कि राइट आंसर बनेगा? 27 नंबर के लिए बताएंगे क्या आपको राइट आंसर बनेगा? जी एकदम बताएंगे क्या आपका राइट आंसर बनेगा, कौन सा बाधा डालेगा। चलिए, समस्या के समझने के लिए स्कीमा संरचना को सक्रिय करना, या तो बाधा नहीं डालेगा
जाएगा, क्योंकि स्कीमा को सक्रिय करना, जो आपके बीच दिमाग में चीजें हैं उसको सक्रियता पर जोड़ देंगे। ठीक है, एकदम समझने के लिए, आपको समस्या को समझने के लिए हम स्कीमा को सक्रिय करेंगे। यह तो पॉजिटिव है। समस्या के बारे में प्रासंगिक जानकारी पर ध्यान देना, ठीक है, उसके प्रासंगिक जानकारी पर भी क्या करेंगे हम, उसके प्रासंगिक जो जानकारी है उस पर भी, जो रिलेवेंट जो इंफॉर्मेशन है उस पर भी हम क्या करेंगे, उसको प्रासंगिक जानकारी पर जोड़ देंगे। ठीक है, समस्या को प्रस्तुत करने के लिए एक निर्दिष्ट तरीकों पर अटक जाना, तो यही चीजें गलत हैं। और यही चीजें जब गलत हैं, क्योंकि हमसे पूछ रहा बाधा वाला, तो बाधा वाला ऑप्शन संख्या सी होगा। समस्या के संभावित समाधानों की पहचान करना, यह भी पॉजिटिव है समस्या समाधान कौशल का, क्योंकि आपको पहचान करना है कि कौन सा इस पे तो समस्या को सॉल्व करने के लिए कौन सा समाधान यूज करें, कौन सा इसमें तरीका करें जो समस्या से निराकरण हमें मिल जाए। नेक्स्ट प्रश्न आगे 29 और 28 नंबर के लिए, संज्ञानात्मक विकास के समकालीन दृष्टिकोण भ्रांतियों को किस प्रकार देखते हैं। जो संज्ञानात्मक विकास के समकालीन लोग हैं उस भ्रांतियों की बात कैसे करते हैं। देखिए, भ्रांतियां स्वाभाविक भ्रांतियां हो जाती हैं, और भ्रांतियों से हम, भ्रांतियां अगर हो रही इसका मतलब हम सीख रहे हैं। अगर पूरी तरीके से महत्वहीन और सीखने की प्रक्रिया का एक बाधा है। भाई साहब, अगर आपके भीतर भ्रांतियां उत्पन्न हो रही हैं तो कहीं ना कहीं आप लगातार क्या करें, मेहनत करें, सीखने की कोशिश करें हो। अगर आमतौर पर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में पाए जाने वाले उच्च क्रम के संज्ञानात्मक कौशल, फिर आप सहज विचार और समझ को व्यक्ति के विशेष पिछले अनुभवों में निहित या तंत्रिका संबंधी कमी और पठन वैकल्पिक का लक्षण, तो बताएंगे इसमें से पहचान वैकल्पिक का पहचान लक्षण। तो 28 नंबर का क्या राइट आंसर बनेगा जी, एकदम बताएंगे। 28 की बात करेंगे तो 28 के नंबर के लिए जब आप चर्चा करेंगे ना, तो वह क्या बनेगा, देखिए यहां पर एक बाधा और सीखने की प्रक्रिया में महत्वहीन, या तो गलत होगा भाई साहब। भ्रांतियां होनी आपके लिए या पहचान देती है कि आप समझ रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए। अगर आमतौर पर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए उच्च क्रम की कौशल, तो प्रतिभाशाली के लिए उच्च क्रम की कौशल की बात नहीं होगी। सहज विचार और समझ को व्यक्ति विशेष के पिछले अनुभवों में निहित होती है, और राइट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। क्या होगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर के लिए, प्रदर्शन परिहार लक्ष्य, प्रदर्शन परिहार लक्ष्य रखने वाले विद्यार्थियों का ध्यान निम्न में से किस पर केंद्रित रहता है। गतिविधियों का आनंद, असफल होने का डर, सफलता की आशा या गर्व की महसूस। कि जो प्रदर्शन परिहार की बात करते हैं, तो कहीं ना प्रदर्शन परिहार का मतलब है दिखावटी के लक्ष्य की बात करते हैं। दिखावटी की मैं दिखावटी चीजें हूं, जो प्रदर्शन के परिहार लक्ष्य की बात हो रही है, वह विद्यार्थी निम्न में से किस पर ध्यान केंद्रित रहता है। 29 नंबर बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 29 नंबर बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। उनको क्या होता है, जो प्रदर्शन लक्ष्य होता है वह असफलता का डर, उसमें बी ऑप्शन बनेगा। क्या बनेगा, उसमें फेलियर का क्या होगा, फियर होगा। तो कहीं ना कहीं असफलता का डर उनमें बना रहता है, जो प्रदर्शन परिहार लक्ष्य की बात रखने वाले विद्यार्थियों की बात की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर के लिए आज का अंतिम प्रश्न, किसी कार्य की सफलता या विफलता पर निम्नलिखित में से कौन सा आरोपण भविष्य के विद्यार्थियों की प्रेरणा और समरूपी कार्य में संलग्न होने के प्रयासों में वृद्धि कर पाएगा। बाहरी गैर नियंत्रणी, बाहरी स्थिर, आंतरिक नियंत्रणी। तो कह रहे कि कौन से सफलता और विफलता की बात कर रहा, सफलता या विफलता की बात हो रही है। कौन सा इसमें से कार्य है जो सफलता या विफलता पर निम्नलिखित में से आरोपण में भविष्य में विद्यार्थियों की प्रेरणा स्वरूपी होने में मदद करेगा, वृद्धि करेगा। तो कहीं ना कहीं क्या होनी चाहिए, जब आप आंतरिक रूप से क्या होंगे, आंतरिक रूप से मोटिवेट होंगे और अपने आप को नियंत्रित रखेंगे, क्या कंट्रोलेबल और क्या इंटरनल होगा। तो कहीं ना कहीं आंतरिक प्रेरणा से आप मजबूत होंगे और अपने आप को कंट्रोल में रखते होंगे, अपने आप को भटकने नहीं देते होंगे, अपने मानसिकता को, अपने दिमाग को एकदम एकाग्रचित करके रखते होंगे, अपने आप पर पकड़ होगा। तो क्या होगा कि आप लगातार क्या करेंगे, आप क्या सफल होंगे, क्या होंगे, आप लगातार सफल होंगे और आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो इसलिए 30 का जो राइट आंसर बनेगा वह डी ऑप्शन बन जाएगा। इस तरीके से बात करें दोस्त, आप सभी के सामने 30 प्रश्न का यह मॉडल पेपर था, जो आप सभी के प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। आप सभी हर प्रश्न को ध्यानपूर्वक और कॉन्सेप्ट को समझिए, वही कॉन्सेप्ट आपके पेपर में हेल्प करेगा। क्वेश्चन भले ना रिपीट हो, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इस तरीके से आप सभी अच्छे से पढ़ते रहे, चीजों को सीखते रहे, समझते रहे। अगली क्लास में हम सभी नेक्स्ट मॉडल पेपर पर बात करेंगे। तब तक के लिए दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।